क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 के रूट्स जो है बेटा अल्फा बीटा और गामा है, ऐसा क्वेश्चन बोला गया है। ठीक है, फिर एक डिटरमिनेंट और दिया हुआ है। ठीक है, डिटरमिनेंट क्या दे रखा है आपको। अच्छा, पहले मुझे एक बात बता दो कि अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा हैं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये किसके इक्वल होगा बेटा, माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, बच्चों ये किसके इक्वल होगा आपका, सी बाई ए के। ठीक है ना, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए के इक्वल होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। डिटरमिनेंट और दे रखा है, उसने बोला कि डिटरमिनेंट है एक अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा। ठीक है ना, अल्फा बीटा गामा अल्फा एंड आगे क्या गामा अल्फा बीटा। ये डिटरमिनेंट क्या बच्चों आपका 0 दे रखा है। अब हमको वो इक्वेशन बताने जिसके रूट्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा, गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा। ओके, ठीक है ना, ये इक्वेशन हमको बतानी है, राइट। चलो पहले इसको अपन देखते हैं यहां से क्या रिजल्ट आएगा हमारे सामने। इसको ओपन कर लेते हैं तो क्या होगा, अल्फा फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग मैं इसको ओपन करूंगा, अल्फा इंटू ये हो जाएगा गामा बीटा, क्या होगा बच्चों आपका गामा बीटा माइनस क्या होगा बेटा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा माइनस बीटा, थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखना भाई, माइनस बीटा ये कितना होगा बेटा बीटा स्क्वायर माइनस गामा अल्फा होगा आपका, और प्लस क्या आएगा बच्चों आपका गामा आ जाएगा, और ये हो जाएगा बीटा अल्फा माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू कितना बच्चों आपका 0। ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस बीटा क्यूब, और प्लस कितना होगा अल्फा बीटा गामा, और ये कितना हो जाएगा बेटा आपका अल्फा बीटा गामा, और माइनस क्या हो जाएगा गामा क्यूब बराबर कितना 0। यहां से क्या निकलेगा, यहां से निकलेगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब बराबर कितना निकलेगा बच्चों आपका, वो निकलेगा 3 अल्फा बीटा, कितना निकलेगा बेटा, या फिर माइनस 3 अल्फा बीटा गामा बराबर कितना 0। ये रिजल्ट यहां से निकलेगा, क्लियर है सारे बच्चों को। ओके, अब इधर देखो बेटा कि रिजल्ट होता है आपका कौन सा, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी, राइट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, यहां पर आएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। क्लियर है, इस तरीके से यहां से आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो ये आप लिख लीजिएगा कहीं पर भी नोटबुक में, शायद पहले भी कहीं ना कहीं तो मैंने बताया हुआ है इसको, ये वाली इंफॉर्मेशन बताया कि नहीं बताया आपने, कहीं 10th 9th में पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये, a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप। ठीक है ना, ये उस टाइप से इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बन जाती है आपकी। ठीक है, अच्छा कोई दिक्कत, इधर देखे सारे बच्चे। अब अल्फा क्यूब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू होगा बच्चों कितना 1/2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहां पर हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर, और गामा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। इस तरीके से क्वेश्चन में बोला गया कि इसकी वैल्यू कैसी है बच्चों आपकी 0 के बराबर, ऐसे बोला है। ठीक है ना, क्वेश्चन में नहीं बोला है, एक्चुअली ये कंडीशन निकल करके
आई हुई है, ठीक है ना। यहां से कंडीशन निकली है ना, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू कितना, 0। ये 0 तो ये भी क्या होना पड़ेगा, इसको 0 होना पड़ेगा। जब ये 0 होगा, इसको ध्यान से देखिएगा, ये 0 होगा तो इसमें या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। ये 0 हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि क्वेश्चन गिवन है कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा। तो अल्फा बीटा के बराबर नहीं, बीटा गामा के बराबर नहीं, गामा अल्फा के बराबर नहीं, तो ये तो 0 होगा ही नहीं। क्योंकि ये तभी 0 हो सकता है जो अल्फा बीटा गामा तीनों क्या होंगे, आपके सेम होंगे। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो क्या 0 होगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 0 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सारे बच्चों को? अच्छा, अब हमको वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स कौन कौन से हैं आपके, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा। एक रूट तो ये, एक रूट है बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा, और एक रूट है आपका गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा। राइट, ये 3 रूट्स हैं आपके। वो इक्वेशन हमको बतानी है यहां पर, ठीक है। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0 है, तो अल्फा प्लस बीटा को मैं लिख सकता हूं यहां से माइनस गामा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस गामा एंड माइनस गामा माइनस 2 गामा। बीटा प्लस गामा को लिख सकता हूं माइनस अल्फा, तो कितना हो जाएगा, माइनस 2 अल्फा। और गामा प्लस अल्फा को लिख सकता हूं कितना, माइनस बीटा, तो कितना हो जाएगा, माइनस 2 बीटा। तो ये बात समझ में आई सारे बच्चों को? यानी कि मुझे वो इक्वेशन निकालने जिसके रूट्स क्या बच्चों आपके, माइनस 2 गामा माइनस 2 अल्फा एंड माइनस 2 बीटा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। तो अगर हम उसकी बात करते हैं तो इसमें क्या करते हैं हम, जैसे होता क्या है कि 3 रूट्स हैं तो क्यूबिक इक्वेशन आएगी यहां से, ठीक है। इसको सपोज करो मैं मान लेता हूं क्या, सपोज करो इसको मैं गामा डैश मान लेता हूं, सपोज करो एक टाइम के लिए इसको मान लेता हूं बेटा क्या, या फिर इसको ऐसे लिख लेता हूं थोड़ा सा सीरीज में, माइनस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, तो माइनस 2 गामा। सपोज करो दिस इज अल्फा 1, सपोज करो दिस इज बीटा 1, सपोज करो दिस इज गामा 1। तो क्यूबिक इक्वेशन क्या होगी आपकी, वो हो जाएगी एक्स क्यूब माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। प्लस माइनस अल्टरनेट चलेगा आपका। ये हो गया सम टेकन 1 एट ए टाइम। अब आएगा सम टेकन 2 एट ए टाइम, यानी कि अल्फा 1 बीटा 1 बीटा 1 गामा 1 और अल्फा 1 इंटू एक्स और माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दैट इज अल्फा 1 बीटा 1 और गामा 1 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों आपका, 0 हो जाएगा। तो ये बात समझ में आई सारे बच्चों को? किसी को डाउट? क्लियर आता है बच्चों? ठीक है। अब ये निकाल लो बेटा, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा 1 कितना आएगा आपका, यानी सबसे पहले निकालेंगे अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा 1। तो अल्फा 1 किसके बराबर है आपका, माइनस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा और माइनस 2 गामा। तो माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है आपका, माइनस बी बाई ए, राइट। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2b अपॉन ए हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अगेन सम टेकन 2 एट ए टाइम, अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 अल्फा 1, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस 2 अल्फा इंटू माइनस 2 बीटा प्लस माइनस 2 बीटा इंटू माइनस 2 गामा प्लस माइनस 2 गामा इंटू कितना हो जाएगा, माइनस 2 अल्फा हो जाएगा। तो यहां तक सबको समझ आया कि नहीं आया? और क्लियर है सारे बच्चों को? तो बच्चों ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4 अल्फा बीटा 4 बीटा गामा प्लस 4 अल्फा गामा। तो 4 ओवरऑल कॉमन आ जाएगा, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा हो जाएगा। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है आपकी, सी बाई ए। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका, 4c अपॉन ए हो जाएगा। क्या यहां तक बात समझ में आया कि नहीं आया? अब निकालो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दैट इज अल्फा 1 इंटू बीटा 1 इंटू गामा 1। तो कितना आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा माइनस 2 अल्फा इंटू माइनस 2 बीटा इंटू माइनस 2 गामा, दैट इज 8 अल्फा बीटा गामा माइनस का। और अल्फा बीटा गामा किसके इक्वल है बच्चों, माइनस डी बाई ए, दैट इज 8d अपॉन ए। ये आप इसके अंदर पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
क्या सबको समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है। ऑटो सेंटर की डेफिनेशन से हम चलेंगे यहां पर। क्वेश्चन नंबर 6 कि इस तरीके से ट्राइंगल आपको दे दिया गया है, x1, y1 वर्टेक्स ए दे दिया, वर्टेक्स बी दिया है x2, y2 और वर्टेक्स सी दिया है बच्चों x3, कितना y3। क्लियर है? जो आपका ऑर्थो सेंटर होता है दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि आप वर्टेक्स ए से सामने वाली साइड पर एल्टीट्यूड डालोगे इस तरीके से, इसी तरीके से आप बी से इसके अपोजिट साइड पर एल्टीट्यूड डालोगे, राइट। एडी, बीई और सी से अपोजिट साइड पर आप इस तरीके से एल्टीट्यूड डालोगे। इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है दैट इज द ऑर्थो सेंटर एंड विच इज गिवन इन द क्वेश्चन इज 0,0। क्लियर है? इज दैट क्लियर? अच्छा, मैं एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना चाहता हूं यहां पर। क्या मैं कह सकता हूं कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC? अगर AD BC के परपेंडिकुलर है तो AD का स्लोप इंटू BD का स्लोप, AD का स्लोप इंटू BD का स्लोप क्या होगा? वो तो -1 होगा। AD का स्लोप कितना होगा बच्चों? y1 - 0 और x1 - 0, यानी क्या हो जाएगा? y1 - 0 अपॉन x1 - 0 इंटू BC का स्लोप बताइए मुझे, y3 - y2 अपॉन x3 - x2 इक्वल टू कितना बच्चों आपका? -1 होगा। क्या ये बात समझ में आया सारे बच्चों को? क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका? ये हो जाएगा y1 इंटू y3 - y2 इज इक्वल टू माइनस x1 इंटू x3 - x2। इसको आप इधर लेकर के आ जाइए तो क्या बनेगा? x1 इंटू x3 - x2 प्लस y1 इंटू y3 - y2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं कहूं कि BE इज परपेंडिकुलर टू AC, देन स्लोप ऑफ BE इंटू स्लोप ऑफ AC इक्वल टू कितना बच्चों आपका? -1 होगा। क्या यहां तक की स्टोरी आपको समझ में आई? सेम प्रोसीजर होगा, सेम कैलकुलेशन होगी। ठीक है, तो BE का स्लोप बोलो फटाफट से, दैट इज y2 - 0, y2 - 0 अपॉन x2 - 0। AC का स्लोप बोलो y3 माइनस y1 अपॉन कितना होगा बेटा आपका? x3 - x1 होगा। y3 माइनस y1 अपॉन x3 - x1 इक्वल टू कितना? -1। तो यहां से क्या आएगा बच्चों? y2 अपॉन x2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देना यहां पर। y2 इंटू y3 माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस x2 इंटू कितना? x3 माइनस x1। x2 इंटू कितना आएगा बच्चों आपका? x3 माइनस x1। इसको इधर ले आइए तो x2 इंटू x3 माइनस x1 प्लस y2 इंटू y3 माइनस y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सारे बच्चों को? एक इंफॉर्मेशन हमारे पास ये आ गई, सिमिलरली जो आपका CF होगा विच इज परपेंडिकुलर टू AB, CF इज परपेंडिकुलर टू AB, तो स्लोप ऑफ CF मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ AB इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ CF कितना होगा? दैट इज y3 - 0 अपॉन x3 - 0। AB का स्लोप बोलो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इक्वल टू कितना होगा बच्चों आपका? -1 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये कितना आएगा? y3 इंटू y2 - y1 माइनस x3 इंटू x2 माइनस कितना बच्चों आपका? x1। इसको इधर ले आइए तो ये बन जाएगा x3 इंटू x2 माइनस x1 प्लस y3 इंटू y2 माइनस y1। अब एक काम करो, जिस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमसे पूछी है उसका थर्ड कॉलम देखो। क्या थर्ड कॉलम ये सारी एंट्रीज क्या यही हैं? और ये सारी एंट्रीज क्या हैं? 0, यानी कि डिटरमिनेंट के अंदर एक कॉलम क्या हो चुका है? 0। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है?
कैसे? हाँ मान सकते हो, हाँ बिल्कुल मान सकते हो, बिल्कुल, क्योंकि ये जो है ये हर किसी ट्रायंगल में एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। तो राइट एंगल में आप मान सकते हो। ओके, तो सारे कॉमन डाउट हैं वो क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशंस में कॉमन बोल दो फटाफट। 4 और 6। अच्छा, 4 में वही फॉर्मूला यूज हो रहा है, दैट इज ये वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है इसके अंदर। और क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो 6 में भी यही यूज हो रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ये बात का, इस बात का ध्यान रखना आप लोग, इसको नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा अपने में, ठीक है ना। अब जो इंडिविजुअल डाउट्स बचे हैं आपके, शायद 2 ही डाउट बचे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड 7। क्या कह रहे हो? कौन सा है? थर्ड? एक सेकंड, थर्ड में कैलकुलेशन करो बेटा। ना cos a माइनस बी साइन a माइनस बी प्लस बी, ऐसे फॉर्मूले बनते हैं उसमें, ठीक है ना। थर्ड ठीक, वापस रीअटेम्प्ट करना उसको, उसमें ऐसे बताने वाली कोई माइनस एंड कोफैक्टर्स, बड़ा आसान सा आर्टिकल है, ठीक है ना। देखो सबसे पहले माइनर को समझेंगे कि बच्चों माइनर होता क्या है, राइट, ठीक है। जैसे मैं एक जनरली थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट में ले रहा हूं, जो भी प्रॉपर्टीज में यहां पर प्रूव कर रहा हूं या कुछ भी कर रहा हूं, जनरली देखोगे मैं थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट ही ले रहा हूं यहां पर। ऐसा नहीं कि थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट में एप्लीकेबल हो प्रॉपर्टीज, नहीं, जितने भी ऑर्डर का सब में एप्लीकेबल होती है, ठीक है ना। चलिए माइनर की बात करते हैं बेटा। तो जैसे मैंने एक डिटरमिनेंट लिया a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32 एंड a33। अच्छा, रीड करने का तरीका मैंने आपको बता ही रखा ऑलरेडी। जैसे a21 है, इसका मतलब क्या है? एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, ठीक है ना। अच्छा, माइनर को रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी, जैसे कोई जनरल रो ले ली, जैसे मैंने ith रो ले ली और jth कॉलम ले लिया, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बेटा? mij को माइनर ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, माइनर ऑफ ith रो एंड jth कॉलम mij। जैसे सपोज करो मुझे निकालना m11, तो m11 का मतलब है क्या बेसिकली? m11 का मतलब है कि माइनर ऑफ फर्स्ट एंड फर्स्ट कॉलम वाला जो एलिमेंट है। तो माइनर निकालते टाइम पर आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ दो, बाकी के एलिमेंट से मिलकर के जो आपका डिटरमिनेंट बचता है वो उसका माइनर होगा। क्लियर है? तो m11 क्या हो जाएगा? फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम में है, तो क्या बचा है बेटा? a22, a23, a32 एंड a33। दिस इज द माइनर ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मुझे निकालना m23 निकालना है, माइनर ऑफ सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो कैसे निकालेंगे? सेकंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दो, बाकी एलिमेंट से जो डिटरमिनेंट बनेगा दैट इज माइनर ऑफ दिस एलिमेंट, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा? सेकंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ दो, तो क्या बचा बेटा? a11, a31 और a12 और a32। वैल्यू आप निकाल ही सकते हो, 2/2 का डिटरमिनेंट है ये आपका, तो क्या बनेगा? a22 इंटू a33 माइनस a32 इंटू a23, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज a11 a32 माइनस ये आ जाएगा a12 एंड a31, इस तरीके से, ठीक है ना। माइनर इस तरीके से निकालते हैं। और अगर आपको ith रो और jth कॉलम का कोफैक्टर निकालना है, किसकी बात करते हैं बच्चों? कोफैक्टर की, यानी कि आपको निकालना CIJ, यानी कोफैक्टर ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, कोफैक्टर ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है।
तो रिलेशन होता है सी आई जे बराबर होगा -1 की पावर आई प्लस जे, और क्या होता है बच्चों आपका एम आई जे होता है। जैसे आपको निकालना है C23 निकालना है, कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो कितना हो जाएगा बच्चों आपका -1 की पावर 2 + 3, और यहां पर आ जाएगा M23, ये तो नेगेटिव हो जाएगा। और M23 कितना होगा आपका माइनर ऑफ सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम ये रहा, इसको छोड़ दो, A11 A31 A11 A31 A12 एंड A32, आपका ये बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आई सारे बच्चों को? क्लियर है बेटा? तो इसको इवैल्यूएट आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस इज नेगेटिव A11 A32 माइनस A12 A31। इस तरीके से हम कोफैक्टर निकालते हैं बच्चों, किसी का भी आप निकाल सकते हो। क्लियर है? अब जरा ध्यान से समझते हैं कि कोफैक्टर और किसी भी एलिमेंट का जो डिटरमिनेंट होता है उनमें रिलेशन क्या होता है, उसको समझते हैं। ठीक है, नोट डाल करके इस चीज को लिख लेंगे, या पहले मैं समझा देता हूं फिर नोट डाल के मैं लिखवा दूंगा इस चीज को। ठीक है, जैसे आपके पास थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, ठीक है, जैसे A11 A12 A13 A21 A22 एंड A23 A31 A32 एंड A33। इस तरीके से आपके पास जो है वो थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। ठीक है, इसको जरा ओपन करते हैं। ठीक है, ओपन करते हैं इसको। ओपन करेंगे तो बच्चों क्या निकलेगा A11, और यहां पर होगा आपको क्या A22 A32 A23 एंड A33। ठीक है, माइनस A12, राइट, यहां पर क्या आएगा आपका A21 A31 A23 A33 आएगा। ठीक है, प्लस क्या आएगा बच्चों आपका A13, और यहां पर क्या आएगा बच्चों आपका A21 A31 A22 और A32 आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इस एक्सपांशन को जरा ध्यान से देखें बेटा, एकदम ध्यान से देख रहे हो क्या? ध्यान से नहीं देखा आपने? देखो A11 जो मल्टीप्लाई हो रखा है वो इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रखा है। देखिए A11 का आप कोफैक्टर निकालो, ये होगा आपका। A12 को आपने मल्टीप्लाई कर रखा है इसके कोफैक्टर से। समझ में आया कि नहीं आया? देखो आप माइनस को आप इसके साथ, ये तो माइनर लिखे हुए हैं, बट इस नेगेटिव को इसके साथ लेके जाओ ना। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी कि A प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 को आपने मल्टीप्लाई कर रखा है उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब यह निकला कि अगर किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट को उनके करस्पॉन्डिंग दूसरे के रो और कॉलम की बात नहीं कर रहा मैं, उन्हीं के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो वैल्यू भी किसके बराबर आती है? आपकी डेल के बराबर आती है, यानी कि उसी डिटरमिनेंट की वैल्यू के इक्वल आती है। कई बात समझ में आई सारे बच्चों को? यानी कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट को मैं उठाऊं और उन रो उन कॉलम के एलिमेंट को उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देता हूं, तो हमको क्या मिलेगा? वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट मिलेगा। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सारे बच्चों को? यानी कि मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि एक सेकंड रो को उठा हुआ, सेकंड रो को एलिमेंट को उससे करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए आप, यानी कि A21 इंटू C21 प्लस A22 इंटू C22 प्लस A23 इंटू C23, ये भी किसके बराबर होगा? डिटरमिनेंट की वैल्यू के बराबर होगा। ये दोनों इक्वल होंगे आपके। सर हाँ जी, वो जैसे A12 के साथ नेगेटिव साइन है तो नीचे पॉजिटिव साइन है, उसका फर्क नहीं पड़ेगा। A1 नहीं, नेगेटिव साइन इसके साथ लो ना। इनके इस A12 के कोफैक्टर में नेगेटिव साइन ही आता है। -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12, तो -1 की पावर 1 + 2 इज नेगेटिव, तो नेगेटिव को इसके साथ एसोसिएट कर लीजिए आप। क्या बच्चों ये बात समझ में आई आप लोगों को? क्लियर है? ठीक है, तो एक काम करते हैं आप लोग, द सम ऑफ द प्रोडक्ट
the sum of the products of the elements of the sum of the products of the elements of any row or column the sum of the products of elements of any row or column with their corresponding cofactors is equal to the value of the determinant जो कहानी मैंने आपको यहां पर बताई है उसी को मैंने यहां पर लैंग्वेज की फॉर्म में लिखवा दिया है, ठीक है ना। यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों कि a11 इंटू c11 प्लस a12 इंटू c12 प्लस a13 इंटू c13 बराबर होगा a21 इंटू c21 प्लस a22 इंटू c22 प्लस a23 इंटू c23 बराबर होगा a31 इंटू c31 प्लस a32 इंटू c32 प्लस a33 इंटू c33। उन्हीं के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ होगी वो अभी मैं सेकंड पॉइंट में बताता हूं आपको, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखें, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ element of any row or column the sum of the product of elements of any row or column with corresponding cofactor of another row or column with corresponding cofactor of another row or column is equal to 0। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, मतलब 0 होता है, डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं, मतलब जो एक्सप्रेशन आएगी किसी भी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई ना करके किसी अनदर रो या कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो समेशन किसके बराबर आता है, आपका 0 के बराबर आता है ऑलवेज। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर आपने a11 को मल्टीप्लाई किया c21 से, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। फिर आपने a12 को मल्टीप्लाई किया किससे, c21 से, सॉरी a12 को मल्टीप्लाई किया c22 से, करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, राइट। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। फिर आपने a13 को मल्टीप्लाई किया किससे, c23 से, राइट। तो आप देखोगे कि आपने एलिमेंट्स को, जैसे a11 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया है, इसके कोफैक्टर से, a12 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, इसके कोफैक्टर से, a13 को किससे मल्टीप्लाई किया, इसके कोफैक्टर से, और फिर इनको ऐड किया है, तो ये वैल्यू हमेशा क्या आती है बच्चों, आपकी 0 आती है। करके देख लीजिएगा, ये आपकी 0 आएगी हमेशा। अगर आप खुद के उसी रो उसी चलें, लिखिए, if the value of an order determinant is del, then the value of the determinant formed by the cofactors of corresponding elements of the given determinant
formed by the cofactors of corresponding elements of the given determinant is, यानी कि जो कोफैक्टर से जो डिटरमिनेंट बनेगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के कोफैक्टर से जो डिटरमिनेंट बनेगा, उसके डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है डेल की पावर n-1। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों, जैसे आपने एक डिटरमिनेंट लिया a11, a12, a13, a21, a22, a23, ठीक है ना, a31, इस तरीके से आपने डिटरमिनेंट लिया, ठीक है, a31, a32 एंड a33। सपोज करो बच्चों इसकी वैल्यू किसके बराबर बेटा, डेल के बराबर, सपोज करो, राइट। अब मैं वैल्यू निकालना चाहता हूं उस डिटरमिनेंट की जो कि इस डिटरमिनेंट के अंदर आए हुए एलिमेंट के कोफैक्टर से मिलकर के बना हुआ है। यानी a11 की जगह आएगा c11 इसका कोफैक्टर, a12 की जगह c12, फिर c13, c21, c22, c23, c31, c32 एंड c33। तो बच्चों इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी, जो कोफैक्टर से मिलकर के जो डिटरमिनेंट बनेगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के कोफैक्टर से मिलकर के जो डिटरमिनेंट बनेगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो होती है डेल की पावर n-1। n इज द ऑर्डर ऑफ द डिटरमिनेंट। समझ में आया कि नहीं आया? यहां पर n क्या है बच्चों आपका, ऑर्डर ऑफ द डिटरमिनेंट, ठीक है ना। n क्या है बच्चों आपका, ऑर्डर ऑफ द डिटरमिनेंट। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? अच्छा, इसका प्रूफ जो है मैं पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा बाद में आएगा इसका प्रूफ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट के अंदर दो डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, वहां पर इसका प्रूफ आता है कि आता कैसे है, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये डेल सी हो गया, तो डेल सी किसके बराबर होगा, डेल की पावर, ऑर्डर कितना बेटा इसका 3, तो कितना हो जाएगा 3-1, तो डेल सी बराबर कितना आ जाएगा, डेल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया सारे बच्चों को? यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्चों कोई आपको डिटरमिनेंट दे रखा है, राइट। अब आपने दूसरा डिटरमिनेंट बनाया, वो जो दूसरा डिटरमिनेंट है वो पहले वाले डिटरमिनेंट के अंदर आए हुए एलिमेंट के कोफैक्टर से मिलकर बना हुआ है, और कोफैक्टर भी आपको ऐसे लेने करस्पॉन्डिंगली। यानी कि यहां पर A1, यहां पर जो कोफैक्टर आपने लिया है, यहां पर जो एलिमेंट है फर्स्ट कॉलम पर जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर आपने यहां पर लिखा। ऐसा नहीं कि फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट का जो कोफैक्टर वो यहां पर लिख दिया है, यहां पर लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, करस्पॉन्डिंगली काम होना चाहिए आपका, ठीक है ना। तो इन एलिमेंट्स के, अगर इन एलिमेंट्स को इनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया जाए तो एक नया डिटरमिनेंट बनेगा, और उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है डेल की पावर n-1। जो आपका ओरिजिनल डिटरमिनेंट था उसकी पावर क्या हो जाती है, n-1। n इज द ऑर्डर ऑफ द डिटरमिनेंट। क्या समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? अब हम कौन सा डिटरमिनेंट यूज कर रहे हैं, यहां पर 3 ऑर्डर का है, तो n की वैल्यू कितनी है 3, तो डेल सी बराबर कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर। डेल सी का मतलब होता है कि कोफैक्टर से मिलकर के जो डिटरमिनेंट बना हुआ है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका डेल सी। क्लियर है ना आयुष? द वैल्यू ऑफ द थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, if the value of the third order determinant, if the value of the third order determinant is 11, if the value of the third order determinant is 11, if the value of the third order determinant is 11, then find the value of the square of the determinant, then find the value of the square of the determinant, value of the square of the determinant formed by the cofactors, formed by the cofactors। क्वेश्चन समझ में आया सबको? थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट का जो वैल्यू दे रखा है दैट इज 11। अब हमको निकालना क्या है,
कि इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से डिटरमिनेंट बनेगा उसका स्क्वायर निकालना है आपको। कितना आ जाएगा? 11 की पावर 4। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है कि किसी भी डिटरमिनेंट और उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से बने हुए डिटरमिनेंट की वैल्यू में क्या रिलेशन होता है बच्चों? डेल सी बराबर क्या होता है? डेल की पावर n-1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 - 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर। तो डेल सी बराबर हो जाएगा 11 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब हमसे पूछा है कि हमको डेल सी का स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर पूछा हुआ है, तो क्या आ जाएगा? 11 की पावर कितना? 4। कितना होता है ये बताओ? ये होता है 14641। कितना होता है बच्चों आपका? अंतरा बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी बच्चों को नींद तो नहीं आ रही? चलिए, कॉन्सेप्ट का आपको पता है क्या कि अगर किसी डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0। चलो इसको लिखवाता हूं, बाद में लिखवाऊंगा। अच्छा, इसका तो पता ही होगा, किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर अगर एक कंप्लीट रो और एक कंप्लीट कॉलम 0 हो रहा है उसका वैल्यू 0 होता है। ये दो चीजें मैं आपको बाद में लिखवाता हूं। पहले हेडिंग डालेगा सम यूजफुल ऑपरेशंस, ठीक है। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? बात ही करना अलाउड नहीं भाई, इसका ध्यान रखें। देखो बच्चों, कुछ चीजें मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। इफ, पहला पॉइंट है इफ, लिखना मत अभी, समझ लेना। इफ ith रो एंड jth कॉलम आर इंटरचेंज, भाई स्पेलिंग, इफ ith रो एंड jth कॉलम आर इंटरचेंज, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? हालांकि रिप्रेजेंटेशन समझ रहे हैं यहां पर। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा जैसे ith रो ri हो गया और jth कॉलम rj हो गया, तो इस तरीके से, ठीक है। ith रो jth कॉलम क्या करते हैं? इंटरचेंज। जैसे मैंने लिखा यहां पर कि भाई r1 और r3, इसका मतलब क्या है? जो रो 1 है वहां पर रो 3 आ जाएगा, रो 3 है वहां पर रो 1 के एलिमेंट आ जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस तरीके से हम लिखते हैं इस चीज को, ओके, ठीक है। ऐसे ही कॉलम का है, ठीक है ना, यानी कि ऐसे ही किसका बच्चों? आपका कॉलम का ith कॉलम एंड jth कॉलम आर इंटरचेंज, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? ci और cj को क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया आपने। क्या हुआ? अच्छा, वो ऊपर रो आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो गलत लिख दिया, तो बहुत बड़ी मिस्टेक थी भाई। बोला तो मैंने रो ही था है ना, लिखने में कॉलम आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरीके से, जैसे कॉलम 1 और कॉलम 2 को आपने क्या कर दिया? एक दूसरे से इंटरचेंज कर दिया। C1 को किसी C2, कॉलम 1 और कॉलम 2 को एक दूसरे से क्या कर लिया? इंटरचेंज कर लिया। उसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे। अब उसके इंटरचेंज करने के बाद डिटरमिनेंट पर क्या फर्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, बात की बात है, उसको बाद में समझेंगे। पहले अपन क्या समझ रहे हैं यहां पर? रिप्रेजेंटेशन। कोई भी स्टेटमेंट हम लिखेंगे तो उसका मतलब क्या होता है, क्लियर है ना। अगर मैंने कोई स्टेटमेंट ऐसे लिखा है, इसका मतलब है कि आपने रो 1 को रिप्लेस किया है। किससे? रो 1 के एलिमेंट को किसको ऐड कर दिया है? रो 2 के एलिमेंट में, रो 2 के एलिमेंट को ऐड कर दिया आपने। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? रो 1 के एलिमेंट को आपने किससे रिप्लेस कर दिया? यहां इंटरचेंज नहीं हुआ है, रिप्लेसमेंट हुआ है। रो 1 प्लस रो 2। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब ये है, राइट? हाँ जी, वो जब रिप्लेस होएगा तो रो 2 के एलिमेंट भी रहेंगे वापस? नहीं, वो तो रहेंगे, उसमें आपने कोई चेंज ही नहीं किया, उसमें तो आपने कोई चेंज किया ही नहीं है। जैसे मान के चलो मैंने यहां पर ले लिया A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3, ठीक है ना। अब आपने क्या किया? आपने R2 को रिप्लेस कर दिया R2 प्लस R3 से।
तो उस केस में आपने R1 के साथ कोई छेड़छाड़ की है क्या? नहीं की। तो उनके एलिमेंट को ऐसे लिखो, रो को ऐसे लिखो, उस R1 को रो को क्या आएगा A1 B1 C1। क्या आपने अच्छा R2 में तो चेंज किया है, क्या चेंज किया है? R2 को रिप्लेस कर दिया किससे? R2 प्लस R3, यानी A2 प्लस A3 B2 प्लस B3। और ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं A2 में A3 ऐड होगा, A2 में ये ऐड नहीं होंगे भाई, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके ऐड होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका C2 प्लस C3। और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, आप क्या आपने R3 में कोई चेंज किया क्या? कोई चेंज नहीं किया, यानी कि A3 B3 और C3 आपका यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, अगर मैंने कहा मैंने R1 को रिप्लेस कर दिया किससे? R2 प्लस MR3। सेम कॉलम में भी एप्लीकेबल होता है ये सारी चीजें, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि आपने R1 को रिप्लेस किया है, किससे रिप्लेस किया है? सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि R1 को आप रिप्लेस करो तो R1 का आना बहुत जरूरी है वहां पर, ये गलत है। ये ऑपरेशन कहीं भी आप लगाओगे दिस इज रॉन्ग। जिसको आप रिप्लेस कर रहे हो उसका आना बहुत जरूरी है वहां पर। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, कैसे? R1 लिख देता हूं यहां पर R1, तो अब सही है, कोई दिक्कत नहीं। आपने क्या किया पता है कि जैसे आपका डिटरमिनेंट था A1 B1 C1, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3। अब आपने क्या किया है, आपने पहले R3 के एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई किया है? M से। और M से मल्टीप्लाई करने के बाद किस में ऐड कर दिया उनको? R1 में। उससे रो 1 को आपने क्या कर दिया है? रिप्लेस। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? यानी कि इस ऑपरेशन को लगाने के बाद क्या मिलेगा आपको? देखो कि भाई A1 प्लस M A3, B1 प्लस M B3, C1 प्लस M C3। और यहां पर इसके साथ कोई भी आपने चेंज नहीं किया है, ये ऐसे ही आएगा। आपने R3 के साथ भी कोई चेंज नहीं किया है, इज दैट क्लियर? तो वो भी इस तरीके से आएगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? नोट डाउन करो बेटा इसको। ये इस तरीके से हम जब प्रॉपर्टी जब स्टार्ट ही करने वाले हैं, प्रॉपर्टी जब डिटरमिनेंट, तो ये ऑपरेशंस हम लगाएंगे। क्योंकि हर एक डिटरमिनेंट को अगर आप सिंपली ओपन करके सॉल्व करोगे तो बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है कहीं कहीं पर। तो हमको वहां पर क्या करना पड़ता है? प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट अप्लाई करनी पड़ती है। और जब हम प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट अप्लाई करते हैं तो उस केस में इन ऑपरेशंस को लिखना पड़ता है, वहां पर इनको अप्लाई करना पड़ता है। तो इनका नोटेशन आपको समझ में आना चाहिए कि सर ने ये जो ऑपरेशन लिखी है इसका मतलब क्या है, ये नोटेशन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालेगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज the value of a determinant remains unchanged. The value of a determinant remains unchanged. The value of a determinant remains unchanged when rows are changed into corresponding columns. When rows are changed into corresponding columns. When rows are changed into corresponding columns and columns are changed into corresponding rows and columns are changed into corresponding rows and columns are changed into corresponding rows। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों
कि जैसे मान के चलो कोई डिटरमिनेंट दे रखा है डेल A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। आपने क्या किया, आपने रो को कॉलम में चेंज कर दिया और कॉलम को रो में, यानी कि जो पहली रो है, ठीक है ना, उसको आपने कॉलम बना दिया, यानी A1 B1 C1। फिर आपने दूसरी रो को कॉलम बना दिया, दूसरा कॉलम, यानी कि करस्पॉन्डिंग रो करस्पॉन्डिंग कॉलम में कन्वर्ट किया है, या करस्पॉन्डिंग कॉलम को करस्पॉन्डिंग मतलब किसी कॉलम को करस्पॉन्डिंग रो में कन्वर्ट किया, यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाना है आपको, ऐसा नहीं फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम बना दो या सेकंड कॉलम बना दो, ये बात का ध्यान रखना भाई। क्लियर? ये कॉलम को जैसे सेकंड कॉलम को आपको सेकंड रो ही बनाना है, सेकंड कॉलम को आप फर्स्ट रो या थर्ड रो नहीं बना सकते, वो करस्पॉन्डिंगली चेंज होना चाहिए आपका। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां पर आ गया आपका A1 B1 C1, सेकंड रो को आपने सेकंड कॉलम बना दिया A2 B2 और C2, थर्ड रो को आपने थर्ड कॉलम बना दिया, यानी कि A3 B3 और C3। सपोज करो ये आपका डेल डैश है, क्या बच्चों आपका डेल डैश। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी डेल और डेल डैश दोनों क्या होंगे बच्चों आपके, सेम होंगे। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फटाफट से नोट डाउन करके सेकंड प्रॉपर्टी लिख। ओके लिखें, सेकंड प्रॉपर्टी लिखें। इफ एनी टू रोज or two columns, if any two rows or two columns of a determinant are interchanged, if any two rows or two columns of a determinant are interchanged, if any two rows or two columns of a determinant are interchanged, then the sign of the determinant is changed, then the sign of the determinant is changed, then the sign of the determinant is changed and numerical value will unchange। न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ साइन से चेंज करेगी, ठीक है। यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि जैसे आपको कोई डिटरमिनेंट दे रखा है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। आपने क्या किया, आपने C1 और C3 को इंटरचेंज कर दिया, यानी कॉलम फर्स्ट की जगह पर कॉलम थर्ड आएगा और कॉलम थर्ड की जगह पर कॉलम फर्स्ट आएगा, ठीक है ना। तो यहां से एक डिटरमिनेंट बना आपका, दैट इज डेल डैश। कितना बन जाएगा, क्या बनेगा बच्चों आपका, कॉलम वन की जगह कॉलम थर्ड को डालो C1 C2 C3, ठीक है। सेकंड कॉलम के साथ कोई चेंज नहीं हुआ है, B1 B2 और B3, और यहां पर आ जाएगा A1 A2 और क्या आएगा बच्चों आपका A3 यहां पर आ जाएगा। तो जो डेल डैश है और जो डेल में रिलेशन क्या होगा, डेल डैश की जो वैल्यू होगी वो माइनस डेल के बराबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, माइनस डेल के बराबर हो जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, अभी नोट मत कीजिए, सुनिएगा। अब मैंने क्या किया, डेल डैश में एक इंटरचेंज और लगा दिया। क्या इंटरचेंज लगाया बच्चों, कि मैंने R2 और R3 को क्या कर दिया बेटा, इंटरचेंज इन डेल डैश। मुझे एक डिटरमिनेंट मिला, उसके बाद कौन सा, डेल डबल डैश। इसके अंदर क्या किया आपने, ये हो गया C1 B1 और A1। आपने क्या किया, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, यहां पर आ जाएगा आपका C3 B3 और A3, और यहां पर क्या चला जाएगा, C2 B2 और A2 आपका यहां पर चला जाएगा। तो डेल डबल डैश और डेल डैश में क्या रिलेशन होगा, कि जो डेल डबल डैश होगा वो माइनस क्या होगा, डेल डैश, और डेल डबल डैश और डेल में क्या रिलेशन होगा, डेल डबल डैश और डेल क्या हो जाएंगे बच्चों आपके, इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से कंक्लूजन निकलता है, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से।
अगर आप ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज करते हो, यानी कि C1 C3 को आपने इंटरचेंज किया है, यहां पर कितने इंटरचेंज हो रहे हैं? दो की एक इंटरचेंज हो रहा है। अगर आप ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज करते हो तो वैल्यू ऑफ जो डिटरमिनेंट है वो नेगेटिव से चेंज हो जाती है, न्यूमेरिकली तो वही रहती है, ठीक है ना। और यदि आप इवन इंटरचेंज करते हो, जैसे अगर इन दोनों को मैं मिला दूं, इस इंटरचेंज को और इस इंटरचेंज को, तो दो इंटरचेंज हुए, तो उस केस में वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंज नहीं होता है। क्या आपके दिमाग में ये बात जा चुकी है? अगर आप और नंबर ऑफ इंटरचेंज करते हो, अगर मान के चलो फर्दर एक और इंटरचेंज में यहां पर कर देता हूं, तो अगेन वैल्यू किससे चेंज हो जाएगी? नेगेटिव से चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप फटाफट से इस प्रॉपर्टी को नोट डाउन। हाँ जी, C1 और C3 वाला गाना कैसे हुआ है? कौन सा बेटा? ये जैसे C1 और C3 वाला है, ये फर्स्ट कॉलम में कैसे है? अच्छा, ये तो मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई किया है, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया। अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन लिखवा रहा था ना कि मैंने प्रॉपर्टी क्या लगाई, सेकंड प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताया था? मैंने ये बताया कि अगर आप किसी रो की दो रो को या किसी दो कॉलम को क्या करते हो? इंटरचेंज करते हो, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होती है? नेगेटिव से चेंज करती है। ये तो बताया। जैसे आपने C1 C3 को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो उस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली कैसे लिखोगे? ऐसे लिखना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया है। तो C1 C3 से आपने रिप्लेस किया, तो ये कोई डिटरमिनेंट आपका बनेगा। इस डिटरमिनेंट में और इस डिटरमिनेंट में जो रिलेशन होगा वो क्या आएगा? एक नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा आ जाएगा वहां पर। क्या ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ चुकी है? रोहित बेटा आया कि नहीं आया? और अगर एक और इंटरचेंज कर दिया आपने, तो फिर वही वैल्यू आ जाएगी आपकी। हाँ जी, तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आप इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज करते हो तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। यदि आप और नंबर ऑफ इंटरचेंज करते हो तो जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट है वो नेगेटिव से क्या हो जाती है बच्चों? चेंज हो जाती है। क्लियर है? चलिए लिखें, थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। लिखें, if the elements of any row or column, if the elements of any row or any column, if the elements of any row or any column of a determinant, if the elements of any row or column of a determinant are identical, आर थोड़ा सा इसमें करेक्शन करो। इफ द एलिमेंट ऑफ एनी टू रोज, if the element of at least any two rows, if the element of at least any two rows or two columns are identical, then the value of the determinant will be 0, then the value of the determinant will be 0। यानी कि जैसे मान के चलो A1 B1 C1, A2 B2 C2, A1 B1 C1, यहां पर देखोगे तो रो 1 और रो 3 क्या हो चुके हैं बच्चों? आपके इक्वल हो चुके हैं इनके एलिमेंट्स, ठीक है ना। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है ना। इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आपके ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी बेटा वो क्या हो जाएगी? आपकी 0 हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सारे बच्चों को? नोट डाउन करो, लिखें, नेक्स्ट पॉइंट लिखें। इफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, if the elements of any row or column, if the elements of any row or column, if the elements of any row or column of a determinant we each multiplied by the, लिखिए पहले मैं इसको समझाता हूं। ऑफ अ डिटरमिनेंट बी ईच
multiplied by the same factor k, be each multiplied by the same factor k, be each multiplied by the same factor k, by the same factor k, then the value of the determinant, then the value of the determinant is multiplied by k, then the value of the determinant is multiplied by k। यानी मैंने क्या बताया आपको कि जैसे डिटरमिनेंट दे रखा है a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 और c3, ये डिटरमिनेंट दे रखा है आपको। ओके, ठीक है। अब आपने क्या किया, सेकंड कॉलम को k से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, सेकंड कॉलम को k से मल्टीप्लाई, यानी क्या हुआ है आपका a1 a2 a3 k b1 k b2 k b3, यहां पर क्या c1 c2 और c3। सपोज करो ये डिटरमिनेंट क्या आपका डेल डैश है, तो होता क्या है कि डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी एक वैल्यू एक पर्टिकुलर कॉलम में या किसी रो में मल्टीप्लाई हो रखी है तो वो कॉमन आ जाती है, यानी यहां से के बाहर आ जाएगा आपका सेकंड कॉलम से, क्योंकि सेकंड कॉलम के हर एक एलिमेंट में आपका के आ रहा है तो वहां से के बाहर आ सकता है। ठीक है, तो क्या बनेगा बच्चों आपका डेल डैश बराबर के बाहर निकाला तो ये बन जाएगा के a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3। तो बच्चा उस केस में डेल डैश कितना हो जाएगा, के इंटू डेल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि किसी भी रो किसी कॉलम के एलिमेंट को एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू भी उतने टाइम्स बढ़ जाती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक ही टाइम पे रो में भी करते और कॉलम में भी करते तो भी बढ़ेगी के। अब कैसे, मतलब आपने क्या किया, फर्स्ट रो में भी के से मल्टीप्लाई कर दिया और फर्स्ट कॉलम में भी कर दिया। हाँ तो फिर के स्क्वायर हो जाएगा वो, हाँ के स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखिए, डिटरमिनेंट के अंदर जब कोई चीज कॉमन आती है ना, वो उसका किसी एक पर्टिकुलर रो या किसी एक पर्टिकुलर कॉलम में होना बहुत जरूरी है। जैसे सपोज करो मैंने एक डिटरमिनेंट यहां पर लिखा आपके सामने, ठीक है ना, क्योंकि मैट्रिक्स में ये कॉन्सेप्ट आपका चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने यहां पर लिखा k1 a1 k2 a2 k2 b1 k3, या ऐसे करता हूं k1 a1 k1 b1 k1 c1, ठीक है ना। फिर मैंने किया k2 a2 k2 b2 k2 c2 k3 a3 k3 b3 k3 और c3। अब देखो इन तीनों रो में, इस रो में k1 कॉमन जा रहा है, इस रो में k2, इस रो में k3, इसमें से k1 बाहर आएगा, इसमें से k2 बाहर आएगा और इसमें से k3 बाहर आएगा। तो क्या बन जाएगा, k बाहर तो आ जाएगा k1 k2 k3, और इस डिटरमिनेंट के अंदर क्या आ जाएगा बच्चों, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3 आपका आ जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? क्लियर है सारे बच्चों को? पक्का? बस ये वाली बात समझाना चाह रहा था मैं आपको। लिखें फटाफट से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फिफ्थ। क्या यहां तक सारी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई कि नहीं आई? एक बार रीड आउट करना 4 प्रॉपर्टीज तक, जिसमें किसी को डाउट हो पूछ सकता है। जितनी भी प्रॉपर्टीज आपको लिखवाई हुई हैं एक बार रीड आउट करो इनको फटाफट से। कोई डाउट है किसी बच्चे को? देख लो एक बार।
बच्चे को? आगे बढ़ जाएं। चलिए अब फिफ्थ प्रॉपर्टी को समझते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों? इसको हमको डिटरमिनेंट को, इस डिटरमिनेंट को हमको सिंप्लीफाइड डिटरमिनेंट में ब्रेक करना है। सिंप्लीफाइड डिटरमिनेंट, आप देखोगे फर्स्ट कॉलम के अंदर दो टर्म से मिलकर के फर्स्ट कॉलम बना हुआ है, समझ में आया कि नहीं आया? a1x, a2y, a3z, इसमें एक ही है, इसमें क्या, इसमें एक ही है। तो इसको दो में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक कर सकते हैं? a1, a2, a3, b1, b2, b3, इधर सेम रखो, c1, c2 और c3। समझिएगा इस बात को। दूसरा क्या है यहां पर? a1, a2, a3 हो गया। अब ले लो x, y, z, x, y, z। यहां पर क्या आ जाएगा आपका? b1, b2, b3, और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों आपका? c1, c2 और c3 आपका आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से दो डिटरमिनेंट में ब्रेक हो गया। अब सुनिएगा, यहां पर a1 प्लस x1, b1 प्लस y1 और c1 ऐसे छोड़ दिया, राइट। यहां पर हो गया a2 प्लस x2, b2 प्लस y2 और c2, a3 प्लस x3, b3 प्लस y3 और c3। अब इस डिटरमिनेंट को हमको ब्रेक करना है। सिंपलेस्ट मतलब सिंप्लीफाइड डिटरमिनेंट के अंदर इसको ब्रेक करना, मतलब थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि पहले कॉलम को देखेंगे दो टर्म आ रही है, अगेन दूसरे कॉलम में दो टर्म आ रही है, और तीसरे कॉलम में एक ही टर्म से मिलकर बना हुआ है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये जो दो दो टर्म है इनको स्प्लिट कर दो आप। कैसे स्प्लिट करेंगे? पहले यहां पर a1 को, इस a1, a2, a3 को पकड़ो आप, ठीक है ना? a1, a2, a3, फिर यहां पर ले लो किसको? b1, b2, b3। यहां पर तो सेम ही आएगा, c1, c2 क्या आएगा बच्चों आपका? c3 आएगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? प्लस अभी इसका काम खत्म नहीं हुआ है, इसको आप होल्ड करके रखो, ठीक है ना? a1, a2, a3 को आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। यानी क्या बन जाएगा आपका यहां पर प्लस a1, a2, a3। अब इसके साथ अपने b1, b2, b3 ले लिया, आपका ले लो y1, y2, y3, ठीक है ना? तो y1, y2, y3, और यहां पर क्या आएगा बच्चों? c1, c2 और c3। यानी कि आपने a1, a2, a3 के करस्पॉन्डिंग इसको ब्रेक किया। अभी सिमिलरली प्लस होगा, कैसे? अब इस बार लो x1, x2, x3 के क्या लेंगे? x1, x2, x3, x1, x2, x3। यहां पर क्या आ जाएगा आपका? b1, b2, b3 आएगा पहले आपका। क्या आप समझ पाए? जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना? यहां पर क्या आ जाएगा? b1, b2 और b3। यहां पर तो वही रहेगा, c1, c2 और c3 प्लस, अब क्या आएगा? x1, x2, x3 को तो होल्ड करना ही है आपको, तो यहां पर आ जाएगा x1, x2, x3, ओके, x1, x2, x3। उसके बाद क्या आएगा आपका? b1, b2, b3 हो चुका है, y1, y2, y3 ले लीजिए, y1, y2, y3, और यहां पर आएगा बच्चों c1, c2 और c3। क्लियर हुआ कि नहीं? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? पक्का समझ आ गया ना सबको? ठीक है ना? तो अब मुझे एक बात बताइएगा, अगर जैसे यहां पर दो टर्म थी, यहां पर एक और यहां पर क्या एक, तो ये कितने मैक्सिमम डिटरमिनेंट में ब्रेक हो सकता है? दो इंटू एक, इसमें दो, इसमें दो, इसमें एक, तो कितने डिटरमिनेंट में ब्रेक हुआ है? 2 इंटू एक, 4। अगर इसमें दो होता, इसमें दो होता, इसमें भी दो टर्म होती, तो कितने में? 2 इंटू दो, तो फिर 8 में ब्रेक होता। इसमें 3 होती, इसमें 2 होती और इसमें एक, तो कितने में? 6। 3 6 हो जाएगा ना, उसमें एक। क्लियर हुआ कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स डिटरमिनेंट को अगर मुझे सिंपल डिटरमिनेंट में ब्रेक करना हो तो किस तरीके से करता हूं? इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। क्लियर है सारे बच्चों को? चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लो जल्दी। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी को लिखवा, मैं वर्डिंग फॉर्म में नहीं लिखवा रहा, ऐसे ही समझाऊंगा उस प्रॉपर्टी को, 6 नंबर की प्रॉपर्टी को समझेंगे यहां पर ध्यान से। देखो बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, नहीं? कैसे कि जैसे मान के चलो कोई डिटरमिनेंट दे रखा आपको a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3 और c3।
एक डिटरमिनेंट आपको दे देगा इस तरीके से, ओके। मैंने एक ऑपरेशन परफॉर्म की, मैंने C1 को रिप्लेस कर दिया। तो जिसको रिप्लेस करो उसका होना बहुत जरूरी है। C1 प्लस m टाइम्स ऑफ C2 प्लस n टाइम्स ऑफ C3। हालांकि थोड़ा सा C1 C2 C3 अलग है, यहां पर C1 C2 C3 कुछ अलग चीज को डिनोट कर रहे हैं। यहां पर कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कॉलम 1 को रिप्लेस कर दिया किससे? आपने कॉलम 1 को रिप्लेस किया कॉलम 1 प्लस m टाइम्स ऑफ कॉलम 2 प्लस n टाइम्स ऑफ कॉलम 3। तो आपका जो नया डिटरमिनेंट बनेगा वो आपको किस तरीके से नजर आएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। वो आपको नजर आएगा कैसे बेटा? a1 प्लस mb1 प्लस nc1, a2 प्लस, क्योंकि आपने कॉलम 1 को ही चेंज किया है, a2 प्लस mb2 प्लस nc2, a3 प्लस mb3 प्लस कितना बच्चों आपका nc3। ओके, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी बच्चे, राइट। कॉलम सेकंड में कॉलम थर्ड में तो कोई आपने चेंज किया नहीं, तो उनको एज इट इज कॉपी कीजिए। b1 b2 b3 c1 c2 c3 लिख दिया आपने। मुझे बताओ कि क्या इन दोनों डिटरमिनेंट की वैल्यूज में कोई डिफरेंस होगा? देख लेते हैं होगा या नहीं होगा। अच्छा, ये डिटरमिनेंट कितने डिटरमिनेंट में ब्रेक हो सकता है बताओ, बताइए। 3 इंटू 1 इंटू 1, 3 में होगा। कैसे? a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3 प्लस mb1 mb2 mb3, b1 b2 b3, c1 c2 c3 प्लस nc1 nc2 nc3, b1 b2 b3 और c1 c2 c3। ऐसे हो जाए, कोई दिक्कत? अब देखो बेटा, इस कॉलम में से m कॉमन आ जाएगा, इस कॉलम में से m कॉमन आएगा, तो ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम क्या हो गए? सेम। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई आपकी? 0। सिमिलरली इस कॉलम में से n कॉमन आएगा, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम क्या हो चुके हैं? सेम। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई? 0। इसका मतलब जो डेल डैश है, क्या वो डेल के बराबर आ रहा है? यानी क्या डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा, सेम है। तो इस तरीके से कोई भी इंटरचेंज, कोई भी ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म करते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज, तो उस केस में वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंज नहीं होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? आप एक बार नोट करें इसको और वापस से मैं इस चीज को रिवाइज भी करवाता हूं, ठीक है। देखो बच्चों, अगर मैं इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन करता हूं, मैं ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली यूज क्यों किए जाते हैं, प्रॉपर्टीज क्यों अप्लाई की जाती हैं? डिटरमिनेंट को आसान बनाने के लिए। आप हर एक डिटरमिनेंट में ऐसे नहीं इसका एक्सपांशन करने चलते हैं, बहुत सारे ऐसे डिटरमिनेंट होते हैं और जनरली ऐसे ही आते हैं जो कि सॉल्व होंगे यूजिंग प्रॉपर्टीज। अगर आप प्रॉपर्टी का यूज नहीं करोगे तो उनको डिफिकल्ट हो जाएगा सॉल्व करना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। चलिए, अब जैसे मान के चलो बच्चों, मैं R1 को इंटरचेंज करता हूं R2 से, तो ये तो मैंने इंटरचेंज वाली प्रॉपर्टी आपको बता दी कि भाई अगर और नंबर ऑफ इंटरचेंज करते, देखो इंटरचेंज करना और रिप्लेस करना दो अलग अलग बातें होती हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि आपने इंटरचेंज किया या फिर रिप्लेस किया है, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होता है कि अगर आप इंटरचेंज करते हो, और नंबर ऑफ इंटरचेंज करते हो तो नेगेटिव से इफेक्ट आता है। अगर आप इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज करते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन सॉल्व करते टाइम पर, तो उस केस में क्या आता है बच्चों? आपका पॉजिटिव आता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, अब जैसे आपने ऑपरेशन लगाई कि R2 को आपने रिप्लेस किया किससे? R1 प्लस R2 प्लस R3। एक ऐसे लिखा और एक ऐसे लिखा कि, ठीक है, ऐसे आपने लिखा R1 प्लस R3। ये ऑपरेशन सही है, ये ऑपरेशन गलत है। क्यों गलत है? कि जिसको आप रिप्लेस करोगे तो है ही नहीं। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? वो तो है ही नहीं। क्लियर है सारे बच्चों को? ये सही है।
अच्छा, जब ऐसे ऑपरेशन जब आप लगाते हो तो उस केस में वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंज नहीं होता है। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ये सारी चीजें हमने सीखी। अगर मैं m से मल्टीप्लाई नहीं भी करता ना तो उसको ऐसे लिखता हूं, फिर 3 डिटरमिनेंट ब्रेक करता, m और n 1 हो जाते उस केस में, तो भी ये 0 होते हैं आपके। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी लगाई मैंने तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंज नहीं होगा गौरव। क्लियर है? ठीक है ना? और यदि जैसे मैंने लिखा R2 को रिप्लेस कर दिया किससे? m टाइम्स ऑफ R2 से, अब वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंज कर जाएगा। आपने जो रो सेकंड थी उसको किससे मल्टीप्लाई किया? m से, तो आपका डिटरमिनेंट भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? m से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यदि आपने ऐसे चेंज कर दिया कि R2 को रिप्लेस कर दिया R2 प्लस m R1 से, क्या R2 को आप R2 को रिप्लेस कर रहे हो? क्या R2 में किसी को मल्टीप्लाई किया है? किसी को नहीं किया। आपने पहले R1 में m से मल्टीप्लाई किया था, उसको फिर R2 में ऐड कर दिया है। R1 को फिर भी आपने रिप्लेस नहीं किया है। आप रिप्लेस किसको कर रहे हो? R2 को। कैसे? कि R1 में m से मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर दिया R2 के एलिमेंट में, तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना? अगर C1 को रिप्लेस कर दिया m टाइम्स ऑफ C2 प्लस कुछ m टाइम्स ऑफ C2 जैसे मान के चलो, सही है गलत है ये? पहले तो बताओ। गलत है। हाँ, C1 को अगर आप ऐसे लिखते हैं तो इसका कोई मीनिंग है कि आपने C1 को रिप्लेस कर दिया किससे? m से नहीं, C1 के एलिमेंट को m से मल्टीप्लाई करके रिप्लेस किया, बट इस टाइम पर डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज करेगी और वो कितने टाइम्स हो जाएगी? m टाइम्स। ठीक है ना? यदि आप C1 को रिप्लेस करते हो mC1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसे करते हो, अभी भी चेंज नहीं चेंज होगा इस बार, क्योंकि C1 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया? पहले m से, उसी को आप रिप्लेस कर रहे हो, तो m से पहले डिवाइड भी करना पड़ेगा आपको। हाँ, यदि m यहां ना होकर के यहां होता तो फिर चेंज नहीं होता। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अरे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे रोहित? डिवाइड कर दो। नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर C1 को आपने, अगर ये ऐसा होता, m सपोज करो यहां पर होता, n यहां पर होता, सपोज करो, देन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। C1 को आप रिप्लेस करो और C1 का होना यहां जरूरी है। अगर आप C1 को रिप्लेस कर रहे हो, C1 में भी आप किसी न किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो फिर जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उससे आपको डिटरमिनेंट को डिवाइड भी करना पड़ेगा। डिटरमिनेंट मतलब मान के चलो मैं, मेरे पास डिटरमिनेंट दे दिया A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3। मैंने दो चीजें की यहां पर। एक तो चलो C1 को ही रिप्लेस कर दिया किससे? C1 प्लस m टाइम्स ऑफ C2। अगर ये डेल है तो ये भी क्या रहेगा? आपका डेल ही रहेगा, m A1 A2 A3। और आपने किसको रिप्लेस, सॉरी C1 को रिप्लेस किया है ना, सॉरी C1 को रिप्लेस किया। C1 यानी कॉलम फर्स्ट। ध्यान रखिएगा ये जो एंट्रीज हैं आपकी और ये जो है, ये दोनों अलग अलग है, कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, ठीक है ना? यहाँ पर और वहां पर एलिमेंट है आपके। तो C1 को रिप्लेस करते C1 प्लस यानी A1 प्लस m टाइम्स ऑफ C1, A2 प्लस m टाइम्स ऑफ C2, A3 प्लस m टाइम्स ऑफ C3, और यहां पर क्या आ जाएगा? B1 B2 B3 C1 C2 C3। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस तरीके से, राइट? ठीक है ना? तो इस केस में वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट वही रहेगी, तो वो आएगी। आप देख लो A1 A2 A3 B1 A2 B3 C1 C2 C3 प्लस MC1 MC2 MC3, और ये कॉलम क्या हो जाएंगे? सेम, वो 0 हो जाएगा आपका। यानी कहने का मतलब क्या है कि जिसको आप रिप्लेस कर रहे हो उसमें कोई चेंज नहीं कर, मतलब उसमें उसके कोएफिशिएंट में कोई चेंज नहीं करो, वो बन ही रख रहे हो उसका कोएफिशिएंट, तो फिर डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर आपने इसका कोएफिशिएंट चेंज किया और पीछे तुम कुछ भी करते रहो वो तो होगा ही, बट जिससे आपने चेंज किया उससे आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्या आपके दिमाग में ये बात जा चुकी है? अरे क्लियर है कि नहीं? बताओ। क्लियर है? पक्का? यानी कि अगर मान के चलो मैं C1 को रिप्लेस करता बेटा MC1 प्लस MC3 से, तो डेल बराबर क्या आएगा? आपने C1 को रिप्लेस, C1 के कोएफिशिएंट चेंज कर दिया है, मतलब इसका होना तो जरूरी था ही, उसके कोएफिशिएंट को भी आपने चेंज किया, जिससे चेंज किया उससे क्या कर दो? डिवाइड। तो क्या बन जाएगा आपका? ये क्या बन जाएगा? NA1 प्लस MC1 NA2 प्लस MC2 NA3 प्लस MC3।
तो क्या हो जाएगा बच्चों आपका ये डेल डेल ही होगा, ये डेल डैश बराबर क्या हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो डेल डैश बराबर क्या हो जाएगा डेल अपॉन n हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे क्लियर है सारे बच्चों को? यहां कंफ्यूज मत होना, जिसको आप चेंज करें उसका होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब बात ये होती है कि सर मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरचेंज कितने कर सकते हैं। कई बार क्या होता है दो इंटरचेंज भी होते हैं, मतलब मल्टीपल होता है, एक से ज्यादा इंटरचेंज भी आप कर सकते हो। तो ध्यान रहे बच्चों, जितने रोज या जितने कॉलम्स होते हैं उससे एक कम। जैसे 3 रोज 3 थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट की बात करते हैं, तो एट ए टाइम कितने इंटरचेंज आप कर सकते हो? 2 एट ए टाइम। C1 को C2 से रिप्लेस कर दिया और C2 को C3 से कर दिया, ऐसे कर सकते हो आप। एक को तो आपको रखना पड़ेगा ओरिजिनल जो पहले था। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सारे बच्चों को? तो ये तो लिखने की मेरे हिसाब से जरूरत है नहीं, ये तो मुझे समझाना ही था। अच्छा एक चीज और लिखिएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, इसको नोट डाउन कर लीजिए। बस हो गई सारी प्रॉपर्टी खत्म। क्या हुआ समझ में नहीं आया क्या? हाँ नहीं, हाँ मतलब ऐसा करना पड़ेगा, पहले डिवाइड करना पड़ेगा आपको। मेरा कहने का मतलब अगर आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो डिवाइड बाय n आपको करना पड़ेगा। वही आ गया, n कॉमन लेके फिर वही बन जाएगा डेल डैश बराबर डेल। अगर आप इस प्रकार से कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो बाहर कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, क्लियर हुआ कि नहीं हो, तो उसके कोएफिशिएंट से क्या करना पड़ेगा आपको डिवाइड करना पड़ेगा जिसको आप रिप्लेस कर रहे हो। अगर जिसको आप रिप्लेस कर रहे हो उसके कोएफिशिएंट में आपने कोई चेंज नहीं किया है तो फिर कुछ नहीं करना, वो सीधा लिखिए ऑपरेशन, मतलब जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आप लगाना चाहते हो लगाइए फटाफट से। और जिसको आप रिप्लेस करो उसके ऑप्शन में चेंज कर दिया तो पहले उसको डिवाइड करो डिटरमिनेंट को, आगे स्टेप लिखते टाइम पर। क्या ये बात समझ में आ रही है? हालांकि प्रैक्टिस भी करेंगे, लॉट ऑफ प्रैक्टिस हम करेंगे यहाँ पर, तो चीजें वहां से भी क्लियर होंगी, बट इस चीज को आप दिमाग में बिठा लीजिए। किस किस बच्चे को इसमें डाउट है अभी तक? तो बेटा आ रहा है, तो मेरा कहने का मतलब ये कि अगर मैं n से डिवाइड नहीं करता तो क्या होता बताओ? n टाइम्स हो जाता। क्या ऐसे डिटरमिनेंट को आप अपने मन से चेंज कर दोगे? जो आप जिस डिटरमिनेंट को आप सॉल्व कर रहे हो उसको बना के तो रखना पड़ेगा ना भाई। ऐसा तो नहीं है 2 को 6 बना देंगे हम, और 2 में 6 से मल्टीप्लाई करो तो 6 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, वो बैलेंसिंग तो लेके चलनी पड़ेगी। हम कैलकुलेशन करते टाइम पर ध्यान नहीं रखते, हम कुछ ऐड करते हैं तो बैलेंसिंग के लिए उसको क्या करते हैं सबट्रैक्ट भी करते हैं, तो वो चीज है यहाँ पर। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है ना। अच्छा एक लास्ट प्रॉपर्टी इसको लिख लीजिएगा। अगर बच्चों जैसे A1 B1 C1 0 B2 अगर प्रिंसिपल डायगोनल के एक साइड के एलिमेंट, एटलीस्ट एक साइड के एलिमेंट अगर 0 है, B2 C2 0 0 और C3, या तो ऐसे हो या फिर A1 A2 A3, बात नहीं भाई, B2 0, ठीक है ना। और यहां पर ले लेते हैं कितना A1 A2 B3 और C3, या तो ऐसा हो या दोनों साइड के एलिमेंट A1 B2 C3 0 0 0, या प्रिंसिपल डायगोनल के दोनों साइड के एलिमेंट 0 हैं, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है। यानी क्या हो जाएगा, इनमें प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट कौन कौन से? A1 B2 और C3। हर केस में देखो, अगर प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स के ऊपर वाले सारे एलिमेंट या नीचे वाले या दोनों 0 हो तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू किसके बराबर होती है? प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। क्या ये कहानी आपको समझ में आई? कोई दिक्कत किसी को? ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, इनका फ्रीक्वेंटली यूज होता है, ठीक है भाई। चलिए ये प्रॉपर्टीज तो आपकी ओवर हो चुकी है।
जो आज का हमारा ताकि प्रॉपर्टीज तक तो हमको पढ़ना ही है, हम तो प्रैक्टिस बाकी है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। मेन इंपॉर्टेंट बात है क्वेश्चन को सॉल्व करना। प्रॉपर्टी इतनी आसानी से आप अप्लाई नहीं कर पाओगे स्टार्टिंग में। हालांकि मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं आज, आप प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना उसके अंदर, ठीक है ना। तो जो हमारा सिंगेज बुकलेट है उसके अंदर जो इलस्ट्रेशन गिवन है पहले आप उनको बनाइएगा, ठीक है ना। वहां से समझिएगा कि इस तरीके से प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहा है। कल मैं इस चीज को डिस्कस भी करूंगा। ओके, कुछ प्रैक्टिस हम क्वेश्चंस करेंगे पीवाईक्यूज। यहां से पीवाईक्यूज बहुत आते हैं बेटा, 25 में भी यहां से पीवाईक्यूज पूछा गया है, 25 24 में करवाऊंगा, कल सॉल्व करवाता हूं आपको। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। तो कल का होमवर्क आप नोट डाउन कर लें, कल का होमवर्क। जो हमारा कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज है 12.2, ये आपको बनानी है, बट इससे बनाने से पहले से कुछ इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं आपको। इससे पहले कुछ इलस्ट्रेशन हैं, पहले आप उनको आराम से बनाएगा, और हो सकता है किसी इलस्ट्रेशन के सॉल्यूशन आपको देखने पड़ सकते हैं। उन इलस्ट्रेशन के सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि मैंने अभी प्रैक्टिस नहीं करवाई है। क्लियर है, वहां पर किस तरीके से इन ऑपरेशंस को लगाया गया है, इन प्रॉपर्टीज को किस तरीके से वहां पर फॉलो किया गया है। क्लियर है सारे।